नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे पृथक्करण के बारे में। पृथक्करण क्या है? यह रसायन विज्ञान से, यहाँ पर फिजिक्स लिखा हुआ है। रसायन विज्ञान। चलिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एक प्रार्थना करते हैं। आज जुड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमें सद्बुद्धि दे, उज्ज्वल भविष्य के मार्ग पर हमें प्रेरित करें। ओम। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। तो सबसे पहले हम पृथक्करण के बारे में समझेंगे। पृथक्करण क्या है? पृथक्करण वह एक क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। कि जैसे कोई भी मिश्रण होता है, उस मिश्रण को हम लोग, मिश्रण में क्या क्या चीज है उस चीज को हम लोग अलग करते हैं, चाहे वह रासायनिक विधि से करते हैं या हम भौतिक विधि से करें। तो पृथक्करण करना अर्थात अलग अलग भागों में अलग अलग चीजों को करना पृथक्करण कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि आटा और चोकर आपस में मिला हुआ है, तो आटा को और चोकर को अलग कर देना, उसको पृथक्करण कहते हैं। धान में भूसा मिला हुआ है, भीसा और धान, भूसा और चावल मिला हुआ है, तो चावल और भूसा को अलग कर देना पृथक्करण कहलाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से दो वस्तु जब आपस में मिले हुए रहते, दो या दो से अधिक भी वस्तु मिले हुए रहते हैं, उनको अलग करने की विधि पृथक्करण कहलाता है। अब आते हैं कि पृथक्करण करने की विधियां कितनी हैं, इसके विषय में हम समझेंगे। इसके पहले मैंने मिश्रण के बारे में बताया था। मिश्रण पर ही आधारित ये है। तो मिश्रण पर आधारित जब ये चीजें होती है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे कि मिश्रण क्या है। मिश्रण वह पदार्थ, वह घटक होता है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं मिली हुई रहती है, परंतु वे स्पष्ट दिखाई देती है कि क्या मिला हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग मिश्रण। और एक होता है आपका विलय, जो पदार्थ पानी में या किसी द्रव में घुल जाता है, उसको कहते हैं हम विलय। अविलय जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, ये क्या होते हैं, पानी में डालने पर घुल जाते हैं, इसको विलय पदार्थ कहते हैं। अविलय पदार्थ किसको कहते हैं? वह पदार्थ जो पानी में डालने पर या किसी द्रव में घुलता नहीं है, उसको कहते हैं अविलय। जैसे पानी में यदि हम नमक को डाल देते हैं, तो पानी में नमक विलीन हो जाता है, वह दिखाई नहीं देता है, तो नमक क्या हो गया? घुलनशील, विलय हो गया या घुलनशील हो गया। तो विलय पदार्थ या घुलनशील पदार्थ एक ही चीज होता है। और अविलय वह पदार्थ जिसमें पानी में डालने पर वह घुलता नहीं है, वह अघुलनशील या अविलय कहलाता है। समझ में आ गया स्पष्ट? अब आते हैं समांगी और विसमांगी में। समांगी क्या होता है? समांगी वह एक क्रिया में कही जाती है जिसमें कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाया जाता है, तब केवल एक ही तरह का वह चीज दिखाई देता है। समझ में आया? जैसे पानी और नमक को हमने मिला दिया, तो पानी और नमक को मिला दिया तो नमक नहीं दिखाई देगा, लेकिन पानी दिखाई देगा, लेकिन पानी में नमक रहता है, तो उसको बोलते हैं समांगी। वह पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला दिया जाता है और उसको देखने पर एक ही तरह का दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं समांगी।
और विषम मांगी क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिला दी जाती है और वह एक जैसी नहीं दिखाई देती है, वह जिस स्थिति में जो जो चीज रहता है वो सब दिखाई देता है, उसको विषम मांगी कहते हैं। जैसे सलाद हो गया, सलाद में क्या लगेगा, प्याज भी है, मूली भी है, गाजर भी है, बीट भी है, चना भी है, इस तरह की सारी चीजें जो मिली होती है सब वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। चाहे बालू में देखिए, बालू हुआ, पानी हुआ, बालू और पानी में दोनों, पानी बालू भी दिखाई देता है, पानी भी दिखाई देता है, बालू में यदि कंकड़ है तो कंकड़ भी दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं विषम मांगी। इसको हमने शॉर्ट वीडियो में भी डाल दिया है, इसको अच्छा तरह से समझ लीजिएगा। अब हम जानते हैं पृथक्करण की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो पृथक्करण की विधियों में आता है, सबसे पहले हम चुनना रखते हैं, उसके बाद चालना, छानना, ओसवन, फटकना, आसवन या अवसादन या थिराना या निथारना, क्रोमेटोग्राफी, वाष्पीकरण, आसवन, उत्पादन, रवाकरण और क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो अब चलते हैं चुनना। आपके घर में मम्मी क्या करती है, चावल बनाने से पहले थाली में लेती है चावल, और चावल को फिर एक एक करके देखती है कहीं उसमें कंकड़ तो नहीं है, तो यदि कंकड़ है तो उसको निकाल करके फेंकती है। कहने का मतलब यह है कि चावल में और कंकड़ यदि दोनों मिला हुआ है, दोनों को अलग करते हैं, चुन चुन करके एक एक निकाल करके, तो उसको कहते हैं चुनना। चालना, आटा और चोकर दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, इसको अलग करना है, निकालना है, तो हम क्या करते हैं, चलनी लेते हैं, चलनी में आटा को डालते हैं, चलनी से झाड़ते हैं तो आटा अलग हो जाता है और चोकर अलग हो जाता है। तो चोकर और आटा को अलग करना क्या कहलाएगा, चलना। इस तरह से चाल करके जिस चीज को हम अलग करते हैं उसको कहते हैं चालना। इसके बाद जब हमारे घर में किसी चाय बनता है तो चाय को चलनी से छानते हैं या कपड़ा से छानते हैं। जब छाना जाता है तो चाय की पत्तियां अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं छानना विधि। या किसी भी चीज को, यदि तरल पदार्थ में कोई चीज मिला हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा वगैरह से क्या करते हैं, छान लेते हैं। तो छानने से उसमें जो छानने जो पदार्थ होता है वह अलग हो जाता है और द्रव अलग हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग छानना। अब आते हैं हम ओसवन के बारे में समझते हैं। ओसवन क्या चीज है, ओसवन आप देखे होंगे खेत खलिहान में किसान लोग वैसे ओसवन का काम करते हैं, इसको ओसवनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसवनी। जैसे गांव घर में आप देखे होंगे कि जो किसान होते हैं, खलिहान होता है, खलिहान में जब थ्रेसिंग हो जाती है, मतलब दौनी हो जाती है, तो दौनी होने के बाद क्या होता है, ओसवन होता है। तो उसमें धान में और क्या मिला रहता है, भूसा मिला रहता है, तो उस भूसे को हवा के झोंकों से अलग किया जाता है और धान को अलग कर दिया जाता है, उसको हम लोग ओसवन कहते हैं। ठीक है, ओसवन में के साथ साथ एक दौनी भी होता है, दौनी भी बता देते हैं। दौनी, एक दौनी क्रिया इसमें जोड़ देते हैं, दौनी। दौनी क्रिया जोड़ते हैं। दौनी क्या है कि धान और दौनी को ही थ्रेशरिंग कहा जाता है। आजकल ट्रैक्टर से दौनी की जाती है या थ्रेशर से दौनी की जाती है या हार्वेस्टर मशीन से दौनी की जाती है, लेकिन पहले क्या होता था, बैल से दौनी की जाती थी। तो बैल से दौनी की जाती थी और बैल धान पर घुमाया जाता था, घुमा करके उसको फिर रौंदा जाता था, तो उसे जितना डंठल में धान लगे हुए रहते हैं सब अलग हो जाता था, उसको झाड़ करके फिर डंठल को अलग कर दिया जाता था, उसको हम लोग बोलते हैं दौनी। थोड़ा सा समझिएगा दौनी। देखिए, एक खेत होता है, खेत में क्या करें, खेत को छील छाल करके क्या कर दिया जाता है, अच्छी तरह से कर दी जाती है, उसमें धान या गेहूं के फसल को रख दिया जाता है। जब दौनी करनी होती है तो एक ये लाठी जैसा खुट्टा इसमें गाड़ दी जाती है। जब खुट्टा गाड़ दी जाती है तब क्या किया जाता है,
इसी में बाइल को क्या किया जाता है, एक रस्सी से लेकर के बाइल को इसमें लगा दिया जाता है। बल जब इसमें लग जाते हैं तब इसको पीछे से इस पर क्या कर दिया जाता है, धान या गेहूं का या जिस चीज की दौनी करनी है उस फसल के डंटी सहित इसमें छितरा दिया जाता है, मतलब छीट दिया जाता है और इसको घुमाया जाता है। ये चारों तरफ से ऐसे घूमता है, घूमते सब क्या हो जाता है, सब रौंदा जाता है। पूरा रौंदा जाने के बाद क्या होता है कि इसको किसान लोग बैल को हटा देते हैं और पुआल जिसको कहते हैं उसको छान लेते हैं, झाड़ करके अलग कर लेते हैं और जो बच जाता है उस धान या गेहूं उसमें क्या बच जाता है, भूसा। तो जो भूसा बच जाता है उसी भूसा को क्या अलग किया जाता है, जिसको हम लोग ओसौनी कहते हैं। और ये जो चीज हुआ धान को अलग करने के लिए घुमा घुमा करके, जिसको हम लोग दौनी कहते हैं, यानी डंठल से दौनी को अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो दौनी के द्वारा भी होता है। तो यह भी पृथक्करण का एक नियम है। फटकना, यदि चावल में कॉर्न वगैरह मिला हुआ रहता है जिसको हम लोग भूसा भी कहते हैं, तो उसको मम्मी लोग क्या करती है, घर में फटकती है, सूप वगैरह से फटकती है, फटक करके बाहर करती है, जिसको फटकना कहते हैं। यह भी पृथक्करण का एक नियम है। अवसादन या थिराना, जैसे मान लीजिए कि हम पानी है और पानी में क्या है आपका बालू का कण मिला हुआ है, कंकड़ मिला हुआ है। तो बालू को क्या कर पानी मिला हुआ है, तो बालू को हम लोग क्या करते हैं, अलग करना चाहते हैं। या बालू नहीं है तो चूना समझ लीजिए, चूना है तो इसमें घोल दिया गया है। घोलने के बाद उसको अस्थिर रख दिया जाएगा, बर्तन को अस्थिर रख देंगे तो देखेंगे कि चूना पेंदी में आकर के बैठ गया है। जब बैठ गया है तो उसको बोलते हैं अवसादन या थिराना। क्या बोलते हैं, थिराना। जब पेंदी में कोई भी वस्तु, द्रव पदार्थ में कोई भी ठोस वस्तु मिली हुई रहती है, अघुलनशील पदार्थ मिली हुई रहती है, वह उसको यदि वह ठोस पदार्थ नीचे पेंदी में बैठ जाता है तो उस बैठने की क्रिया को कहते हैं थिराना। अब ये थिरा गया तो पानी ऊपर हो गया और चूना नीचे हो गया, तो पानी को धीरे धीरे निकाल देंगे, चूना क्या हो जाएगा, बच जाता है। तो इसको थिराना या अवसादन विधि से चूना को अलग करना या मिट्टी और पानी को अलग करने की ये विधि होती है, या और भी कुछ हो सकता है। इसके बाद निथारना, जब इसी चीज को हम क्या करते हैं, हमको पानी निकालना होता है तो इसी चीज को हम क्या करते हैं कि अलग करते हैं। अलग करने के लिए इसे क्या करते हैं, इसमें हमारा सामान घुला हुआ पदार्थ है और यही घुला हुआ पदार्थ हम किसी दूसरे पात्र में क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ढार लेते हैं। तो नीचे वाला थैली में बैठा हुआ सामान इसी में रह जाता है, पानी अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग निथारना। निथारना समझ में आ गया, ये भी दौनी समझ में आ गया, फटकना समझ में आ गया, ओसवन, छानना, चालना, चुनना। इसके बाद और क्रोमेटोग्राफी समझा रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है, बहुत ही दिलचस्प कहानी थी चीज है। इससे क्या करते हैं कि यह समझ सकते हैं कि हमारे स्याही में कौन कौन सा रंग मिला हुआ है, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। या क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही किसी पौधे में कौन सी औषधि मिली है उसको हम लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं, या उसको अलग करने की एक विधि होती है, उसको समझ सकते हैं कि पौधे में कौन सा चीज उपलब्ध है, कौन सी औषधि उपलब्ध है। क्रोमेटोग्राफी विधि से किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, प्रयोग से समझ सकते हैं। आप क्या कीजिए कि एक ले लीजिए एक चौक ले लीजिए और इस चौक पर एक बिंदु दे दीजिए। किस चीज का, उस चौक पर एक स्याही का, काला मान लीजिए काला स्याही है तो काला स्याही का, ब्लू है तो ब्लू स्याही का एक बिंदु लेना है और ज्यादा नहीं। इसको क्या करना है कि एक कटोरी ले लीजिए, एक कटोरी ले लिए और उस कटोरी में क्या कीजिए कि पानी डाल दीजिए। उस कटोरी में क्या करना है, पानी डाल देना है और पानी में इस
चौक को डाल देना है। ध्यान रखना है कि ये बिंदु जो है यह पानी में नहीं जाना चाहिए। ये चौक क्या करेगा, धीरे 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 पानी को सूखेगा। जैसे पानी को सूखेगा, जैसे ही पानी एक निश्चित यहाँ तक आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक पानी आ गया, तो यहाँ तक पानी आ गया, तुरंत उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसको कुछ देर छोड़ दीजिए। तो छोड़ दिएगा तो देखिएगा उस पर देखिएगा चौक पर कि जहाँ बिंदु है वहां से अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग रंगों का रंग दिखाई दे रहे हैं। तो पता चल जाता है कि इस कलर में जो हमारा स्याही है, जिसका बिंदु डाले हैं, उस स्याही में कौन कौन सा कलर मिला हुआ है, जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। और इस चीज को एक और प्रयोग से के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे एक कागज ले लीजिए, एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, कागज पर क्या कीजिए, स्याही का बूंद डालिए और स्याही का बूंद डाल करके फिर उसी तरह जिस तरह से इसको किए हैं पानी डालिए, पानी में इसको डालिए, पानी में डालिएगा और उसी तरह से वही क्रिया, वही संपन्न, वही चीजें डालेंगे। जैसे ही यहाँ आएगा इस कागज को क्या कर दीजिए, बाहर निकालिए। आप देखेंगे कि इस स्याही के चारों तरफ क्या है, कलर, अलग अलग कलर बन गए हैं, इंद्रधनुष जैसा हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी, अर्थात रंगों का पता करना। इससे रंग को भी पता कर सकते हैं और इससे भी रंग का पता कर सकते हैं। बड़ा ही मजेदार चीज है। इसके बाद वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या चीज है, तो जब किसी घुलनशील वस्तु है और घुलनशील वस्तु किसी द्रव में घुल चुकी है, तो उसको बाहर करने की विधि जो होती है वह वाष्पीकरण कहलाती है। तो वाष्पीकरण विधि और एक होता है रवाकरण। तो रवाकरण और वाष्पीकरण दोनों एक ही चीज होता है। जैसे देखिए, जैसे समुद्र है, समुद्र में पानी है, समुद्र में पानी है। आप जानते हैं कि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, खारा पानी। और इसी पानी से क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। इसे हम लोग क्या निकालते हैं, नमक निकालते हैं। कैसे नमक निकाला जाता है, तो नमक निकालने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं। इस गड्ढे में क्या करते हैं, समुद्र का पानी इसमें डाल दिया जाता है और इसको कई दिनों तक छोड़ दी जाती है। तो इसके पानी सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से यह क्या होता है, वाष्पित हो जाता है ना, वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। ये वाष्पित होकर के निकल जाता है और पेंदी में क्या बच जाता है, नमक बच जाता है, जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण विधि से नमक को अलग करना या रावाकरण बनाना, रावाकरण करना। चाहे आप चीनी का करें, चाहे नमक का करें, या घोल बना करके आप कर सकते हैं। तो घर में यदि घोल बना करके करना चाहते हैं तो नमक का एक घोल बना लीजिए पानी से और बना करके उसे सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। कुछ देर के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, देखिएगा कि पानी धीरे धीरे सूख गया और फिर नमक उसमें थाली में देखिएगा तो नमक पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं वाष्पीकरण और रवाकरण दोनों एक ही चीज होता है। आसवन, आसवन विधि क्या होता है, आसवन विधि में किसी द्रव पदार्थ को उसके उबलने वाले पॉइंट तक, है ना, उबाला जाता है। जैसे ही वह उबाला जाता है उससे वाष्प निकलना चालू हो जाता है और उस वाष्प को पुनः फिर संघनित कर करके पुनः द्रव में बदल दिया जाता है, उसको कहते हैं आसवन। इससे जैसे पानी का डिस्टिलेशन किया जाता है, अर्थात डिस्टिल वाटर जो बनाया जाता है, जो बाजार में आते हैं पानी जो डॉक्टर लोग चढ़ाते हैं, वो पानी क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है। वही डिस्टिल वाटर इस आसवन विधि से बनाया जाता है। इसको भी यदि आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। एक पात्र लीजिए, एक पात्र में क्या कर दीजिए, पानी लीजिए और इस पानी को क्या करना है कि इसमें एक पाइप लगा दीजिए, इसको अच्छी तरह से पैक कर दीजिए ताकि इससे बाहर इसका वाष्प ना निकले। जब निकले तो इस पाइप से निकले और इस पाइप से क्या कीजिए, इस पाइप को लेकर के एक बर्तन में डाल दीजिए। इस पाइप को एक बर्तन में यहाँ पर ले आकर के डाल दीजिए
और इस पर क्या कर दीजिए, कोई ठंडा पदार्थ रख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। वैसे तो ठंडा रहता ही है, ठंडा रहेगा क्योंकि बाहर का मौसम क्या है, ठंडा रहता है, हवा वायु के संपर्क में रहता है। तो यहाँ से जब हम इसको गर्म किए, जब इसको हम गर्म किए हैं तो गर्म करने पर वाष्प ये बॉयल होने लगा। बॉयल होने के बाद यह इससे वाष्प निकलना शुरू हो गया और चला आया किसमें, इस बर्तन में वाष्प आया। अब ये वाष्प को क्या मिल रही है, जब जैसे ही इसमें आया उसको ठंडक मिलने लगी। यहाँ गर्मी मिल रही थी, वहां पर ठंडक मिल रही। जब वाष्प यहाँ पर आता है तो उसको ठंडक मिलती है, ठंडक मिलती है तो संघनित होता है, संघनित होकर के पानी के छोटे छोटे बूंदों में वह बदल जाता है। अब बदलने के बाद वो जब बदल जाता है तब इसको हम और अलग कर सकते हैं। अब यह जो पानी है बिल्कुल शुद्ध पानी है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या है, शुद्ध पानी है। और इसी पानी से हमारे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, अर्थात डिस्टिल वाटर बनाया जाता है। और डिस्टिल वाटर से को ही हमारे ब्लड में दवाइयां डाल करके चढ़ाई जाती है उसमें। तो इस तरह से आसवन विधि के द्वारा हम लोग डिस्टिल वाटर तैयार करते हैं। इससे पानी को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध पानी निकाला जाता है। शराब लोग इसी तरह से बनाते हैं, जैसे पानी और अल्कोहल दोनों आपस में मिला दिया जाता है तो पानी को अलग कर दिया जाए और कोहल अलग हो जाता है ना। तो इस विधि से शराब लोग बनाते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ऐसा ठोस पदार्थ होता है जिसको गर्म करने पर सीधे गैस में बदलता है, वह द्रव नहीं बनता है और पुनः वह ठंडा हो करके फिर वही पदार्थ में बदल जाता है, जैसे कपूर हुआ। अब इस कपूर का भी एक उदाहरण समझ लीजिए। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, एक बर्तन लीजिए, इस पात्र को में एक कपूर डाल दीजिए, कपूर डाल करके इसको अच्छी तरह क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। और नीचे से क्या कर दीजिए, इसको ताप दीजिए अर्थात गर्म कीजिए। जैसे जब ये गर्म करने लगेगा तो ये क्या होगा, गैस में बदल जाएगा, इसमें धुआं जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब यह पूरा गैस बन जाएगा तो उसको उतार दीजिए। अब उसको ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा होने दीजिएगा तो देखिएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो देखिएगा, उसका ढक्कन खोल करके देखिएगा कि उसके दीवारों में कपूर सटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है, वह पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है और गैस में बदलने के बाद ठंडा होने पर वह पुनः उसी रूप में प्राप्त हो जाता है, यानी ठोस रूप में प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। रवाकरण समझिएगा। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, क्रिस्टलीकरण और रवाकरण में थोड़ा सा अंतर होता है। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि जब कोई घोल पदार्थ संतृप्त घोल बनाते हैं। संतृप्त घोल किसको कहते हैं, जब किसी द्रव में किसी घुलनशील पदार्थ को तब तक घोलते हैं जब तक कि वह घुलना बंद न हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त घोल। अब ये संतृप्त घोल को क्या करेंगे, संतृप्त घोल को उसी संतृप्त घोल अब बनाने का विधि समझ लीजिए। संतृप्त घोल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये समझिए। पानी गर्म कीजिए, अब पानी गर्म करके चीनी या नमक उसमें डालिए, दोनों में से कोई एक चीज डालिए और तब तक उसमें पानी नमक डालिए, तब तक घोलिए जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। तो जो जब घुलना बंद हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे संतृप्त घोल। याद रखिएगा, संतृप्त घोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है शब्द, और यह परीक्षा में पूछता है कि संतृप्त घोल किसे कहते हैं। तो संतृप्त घोल किसे कहते हैं कि जब किसी द्रव में किसी पदार्थ, ठोस पदार्थ को, घुलनशील ठोस पदार्थ को घोलते हैं और घोलते घोलते जब वह घोल, वह पदार्थ के घुलने की शक्ति समाप्त हो जाती है, तब उसको कहते हैं संतृप्त घोल। तब उस घोल में क्या करते हैं, तो बनाने की विधि अब बता रहे हैं। तो गर्म कीजिए, पानी गर्म करके उसमें क्या कर डालिए, नमक या चीनी डालिए। अब उसको घोलिए, जितना ही घोलिएगा तो घुलते जाएगा, घुलते जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वह घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, स्थिर छोड़ दीजिए, उसको छुइए मत, ठीक है। जब पूरा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो करके ऑटोमेटिक अपने आप उसका जल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जब वह उड़ जाएगा
तो जो नीचे बचा हुआ है द्रव, जैसे चीनी है या नमक है, वो उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में होता क्या है कि इसमें पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे चीनी हम घोर दिए, चीनी घोरने पर देखिएगा कि उसमें कुछ गंदगियां दिखाई दे रही है, उस गंदगियों को छान लिया जाता है। छानने के बाद फिर तब उसको क्रिस्टलीकरण होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब उसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण, यानी ठोस के रूप में वह बदल जाता है, उसी को कहते हैं क्रिस्टलीकरण हो गया। दूसरा चीज होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, जिसको नीला थोथा बोलते हैं। बाजार से लाइए, उसको घोलिए, पानी गर्म पानी कीजिए, उसमें घोलिए, तब तक घोलिए जब तक कि घुलना बंद न हो जाए। जब वह संतृप्त घोल के रूप में आ जाएगा तब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसमें को धागा लगा दीजिए, धागा डाल दीजिए, धागा या लकड़ी का कुछ, लकड़ी वकड़ी कुछ डाल दीजिए उसमें। तो देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन के बाद देखिएगा कि इस पर क्रिस्टलीकरण शुरू हो गया है, अर्थात उस पर कॉपर सल्फेट जमना शुरू हो गया है। ठीक है, अब उस तो जब पानी सूख जाएगा तो देखिए कि धागा पर क्या लगा है, कॉपर सल्फेट लगा हुआ है। वही जो आपको प्राप्त हुआ वह शुद्ध कॉपर सल्फेट हुआ। इसी तरह से हम चीनी का भी बना सकते हैं। चीनी का रवाकरण में जैसे आप लोग देखे होंगे हलवाई वगैरह को, जो क्रिस्टलीकरण में क्या बनाता है, लसीदाना बना देता है, आपका ये बतासा वतासा बनाता है, मगर इसमें कोई चीज मिलाता है लोग। लेकिन क्रिस्टलीकरण में मुख्य चीज यह होता है कि यह शुद्ध पदार्थ, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ निकालता है। ठीक है, जैसे मिश्री वगैरह होता है, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है, जिसको हम लोग मिश्री कहते हैं। और चीनी शुगर के रूप में नहीं प्रयोग होता है। जब जो हम लोग चीनी खाते हैं वो चीज नहीं है, मिश्री एक अलग चीज होता है। ताल मिश्री वगैरह जो आता है बाजार में, उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने समझा पदार्थ की प्रकृति में पृथकीकरण, और पृथकीकरण के साथ साथ विलय पदार्थ, अविलय पदार्थ, समांगी पदार्थ और विसमांगी पदार्थ के साथ साथ पृथकीकरण की बहुत सारी विधियों को हमने बताया। आप बार बार देखें, बार बार समझें, और समझ करके आप सीखें। बस आज का इतना ही। थैंक यू।